नमस्कार, मैं सीए सुभाष पुरवाल आज आपके सामने द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में बतलाऊंगा और क्यों 1961 वाला पुराना इनकम टैक्स एक्ट ओवरबर्डन था और सरकार को क्यों इसे बदलना पड़ा। हम इस पूरी सीरीज में सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कस करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे कि पुराने इनकम टैक्स एक्ट में और नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में क्या फर्क है, क्या चेंजेस है और क्यों टैक्स पेयर्स के लिए इसको लीनर सिंप्लीफाइड टैक्स कहा जा रहा है। तो सबसे पहले पुराना इनकम टैक्स एक्ट जो कि 1961 का है, उसके अंदर 4000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके थे। हर साल बजट पर गवर्नमेंट पुराने एक्ट में अमेंडमेंट करती थी, नए रूल्स को नोटिफाई करती थी और पुराने एक्ट के अंदर ही चेंजेस करके काम चला रही थी। मोदी गवर्नमेंट ने पहली बार, या ऐसा कहे कि किसी भी गवर्नमेंट ने पहली बार ऐसा स्टेप लिया है कि उन्होंने पूरा एक्ट को ही चेंज करने का टारगेट लिया है और वह टारगेट कंप्लीट भी कर दिया है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 हम सभी टैक्स पेयर्स के लिए लागू हो जाएगा। तो सबसे पहला कि मैंने कहा कि 4000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हो गए थे, इसलिए मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने लीनर और मोर फोकस्ड लॉ देश में लाने की सोची और उन्होंने इसी टारगेट के तहत ये न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लॉन्च किया। इस लॉ को लॉन्च करने के लिए सबसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी। अभी जो इनकम टैक्स एक्ट है या जो 1961 इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें इतने सारे अमेंडमेंट्स हुए हुए और उन अमेंडमेंट्स के पीछे प्रोविजो, प्रोविजो का सब प्रोविजो एंड सब प्रोविजो का भी सब प्रोविजो बना हुआ है। तो एटलीस्ट, या ऐसा कहें कि कोई नॉर्मल टैक्स पेयर अगर इंग्लिश की नॉलेज रखते हुए भी उसको समझने की कोशिश करे तो उसके लिए वो बहुत डिफिकल्ट है। नए लॉ में गवर्नमेंट ने यह टारगेट लिया है कि लॉ को सिंपल रखा जाए, क्लीन एंड सिंपल लैंग्वेज का यूज किया जाए। इसी के तहत जो टोटल सेक्शंस थे पुराने एक्ट में, वह 819 से रिड्यूस करके 500 कुछ सेक्शंस गवर्नमेंट ने कर दिए हैं। इसका मेजर फायदा यह है कि गवर्नमेंट की एक स्टेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग बताता है कि गवर्नमेंट की सोच एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है कि बहुत सारे सेक्शंस डाल के टैक्स पेयर्स को इधर से पकड़ा, इधर से पकड़ा, इधर से पकड़ा, ऐसा नहीं करके गवर्नमेंट चाह रही है कि टैक्स पेयर्स को एक सिंपल, ट्रांसपेरेंट और क्लियर लॉज के बारे में बताया जाए। इसके साथ में टोटल 47 चैप्टर्स हैं हमारे इनकम टैक्स एक्ट में। उन 47 चैप्टर्स को गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके नए फाइनेंस एक्ट 2025 में सिर्फ 23 ही कर दिए हैं और इसी की वजह से टोटल रिडक्शन इन नंबर ऑफ सेक्शंस एंड चैप्टर्स बेस्ड ऑन विच द न्यू एक्ट 2025 is being called as leaner, simplified and पुराने 1961 एक्ट से ओवरबर्डन कम करने वाला कहा जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड को देखें। तो गवर्नमेंट की इस फाइनेंस एक्ट 2025 में जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि फाइनेंस एक्ट को तो सिंप्लीफाई करना है, बट इस फाइनेंस एक्ट को सिंप्लीफाई करते हुए भी गवर्नमेंट कुछ चीजों को नहीं चेंज कर रही है। जैसे कि सबसे पहले टैक्स रेट्स। जी हाँ, गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और फाइनेंशियल ईयर 25-26 या आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए कोई भी प्रकार की टैक्स रेट्स में कोई चेंज नहीं किया है और इसी के तहत गवर्नमेंट ने किसी प्रकार के कोई नए टैक्सेस या कोई नए सेक्शंस भी नहीं इंट्रोड्यूस किए हैं। इसी के साथ इनकम, जी हाँ, इनकम का आइडेंटिफिकेशन या ऐसा कहें कि कंसेप्चुअली द डेफिनेशन ऑफ इनकम हैज नॉट बीन चेंज्ड। यानी कि ऐसा कहें एग्जांपल के तौर पर कि अगर आप एक नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं और आप इंडिया में, विदेश में, सब जगह कमा रहे हैं तो आपके लिए टैक्सेबिलिटी सिर्फ इंडियन इनकम की है। और इसी के तहत अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं और आप इंडिया में भी कमा रहे हैं और फॉरेन की भी इनकम है तो आपकी फॉरेन की इनकम या ऐसा कहें कि ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। तो यह चीजें तो गवर्नमेंट ने चेंज नहीं करी हैं। अब ऐसी क्या चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने चेंज करी? सबसे पहले बात करते हैं असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। जी हाँ, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनमें आप भी कंफ्यूज होते हैं और आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट, सीए, अकाउंटेंट जिनसे भी रिटर्न भराते हैं उनको भी कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ये टर्म्स आम भाषा में यूज नहीं किए जाते। आम भाषा में फाइनेंशियल ईयर यूज किया जाता है। इसी तरह गवर्नमेंट ने असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट को चेंज करते हुए टैक्स ईयर, जी हाँ, नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसे हम कहते हैं टैक्स ईयर। यानी कि आप रिटर्न किस साल में भरेंगे उस साल को टैक्स ईयर कहा जाएगा। इसके साथ जो सेकंड मेजर चेंज गवर्नमेंट ने किया है, मेसी सेक्शंस आर नाउ लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड। जी हाँ, जो मिसमैच सेक्शंस थे उनको अब लॉजिकली प्लान्ड वे में इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी कि अगर आप कोई किताब पढ़ेंगे और कोई सेक्शन नंबर 1 आता है तो उससे रेलेवेंट सेक्शन नंबर 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा। पहले के इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन नंबर 1 आता है और उसके लिए एक दूसरा सेक्शन 49। तो आपको दो सेक्शन पढ़कर उन दोनों सेक्शन को साथ में रखकर यह अंडरस्टैंड करना है कि दोनों सेक्शन क्या कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने उन चीजों को हटाते हुए सेक्शंस को सिंप्लीफाई किया है और लॉजिकली स्ट्रक्चर किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स जार्गन इज रिप्लेस्ड विद प्लेन लैंग्वेज। जी हाँ, ब्रिटिशर्स के जमाने की अंग्रेजी को हटाकर
आम भारतीय या आम लोगों को सिंपल अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश लैंग्वेज का गवर्नमेंट ने इस इनकम टैक्स एक्ट 2025 में यूज किया है। तो यह कुछ मेजर चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट ने किए हैं, और ऑन द कॉन्ट्ररी दीज आर द चेंजेस दैट द गवर्नमेंट हैज नॉट डन, सच एज नो चेंज इन टैक्स रेट्स, no change in the laws and no change in the definition or the fundamental definition of income। अगर आपको ये स्लाइड्स जो मैं बता रहा हूं, जो कि हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से स्पेसिफिकली आप जैसे यूजर्स या हमारे व्यूअर्स के लिए बनाई हैं, आप चाहते हैं तो प्लीज हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, या फिर कमेंट में अपना ईमेल आईडी डालिए, हमारी टीम आपको ये सारी स्लाइड्स जल्द से जल्द भेज देगी। आइए अब हम इसके बाद तीसरी स्लाइड को देखें। तो सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 25-26 में क्या खास है? जी हाँ, सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो खास बात वो यह है कि टैक्सेबल लिमिट 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई। यानी कि आपकी सालाना आमदनी अगर 12 लाख रुपए तक है तो आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। एक कंफ्यूजन जो आम जनता को रहता है वह रहता है कि भाई मेरी टैक्सेबल इनकम 685 है, मेरे को कोई टैक्स नहीं भरना। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, टैक्सेबल लिमिट होती है और एक रिबेट होती है। तो टैक्सेबल लिमिट अभी 4 लाख रुपए है। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 4 लाख रुपए है। यानी कि अगर आपकी सालाना आमदनी 4 लाख से नीचे है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की भी कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है और 12 लाख रुपए तक है तो आपको सेक्शन 87A के तहत रिबेट मिलेगी, और वह रिबेट की वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम नॉन टैक्सेबल हो जा रही है, या ऐसा कहें कि आपकी टैक्सेबल इनकम पर किसी प्रकार का टैक्स दे नहीं है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल लिमिट, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स रिबेट। हमें समझना होगा कि हमारी टैक्सेबल इनकम अगर 4 लाख से नीचे है तो हमें रिटर्न भरनी नहीं है, कुछ नहीं करना है, हमारे पे कोई प्रकार का टैक्स नहीं लेविएबल है। और टैक्सेबल लिमिट यह है कि इनकम तो 4 लाख से ज्यादा है, बट क्योंकि 87A की रिबेट की वजह से मेरी आमदनी 12 लाख से कम हो गई, इसलिए मेरे को किसी प्रकार का टैक्स देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज टैक्सेबल स्लैब्स। जी हाँ, अब नए टैक्स स्लैब या फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए जो टैक्स स्लैब्स हैं उसमें अगर आपकी इनकम 24 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट जो कि 30% है उसमें जाएंगे। अगर आपकी इनकम 24 लाख से कम है तो आप रिस्पेक्टिव स्लैब्स में रहेंगे। 12 लाख से नीचे की इनकम अगर आपकी है तो आपको कोई प्रकार का टैक्स दे नहीं। तो आज की हमारी वीडियो को मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप नए इनकम टैक्स एक्ट में क्या स्पेसिफिक जानकारियां जानना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियो में हम सैलरी हेड, जी हाँ, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, देन डिडक्शंस एंड आगे इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन बाय सेक्शन डिटेल आपको बताते रहेंगे।